पैमाना पढ़ाई का। और आज भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं हेरोल्ड डॉमर के आर्थिक विकास के मॉडल के बारे में, जिसमें निम्नलिखित बिंदु है: प्रस्तावना, विकास मॉडल, मान्यताएं, विकास मॉडल की व्याख्या, आलोचनाएं। डोमर का विकास मॉडल, मान्यताएं, मॉडल की व्याख्या और आलोचनाएं। इन दोनों के विकास मॉडल में पाई जाने वाली समानताएं और असमानताओं के बारे में। तो सबसे पहले हेरोल्ड डॉमर का सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो ये है कि उन दशाओं को पता लगाया जा सके जो कि मंदी और स्फीति के बिना पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। इनकी प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी ने अर्थशास्त्रियों को विकास की उत्तम स्तर को ढूंढने के ऊपर मजबूर किया, जिसके बाद ब्रिटेन के हेरोल्ड और अमेरिका के डोमर जो थे उन्होंने अपने अपने विकास मॉडल को प्रतिपादित किया। ये दोनों विकास मॉडल जो हैं अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर प्रकाशित हुए, लेकिन फिर भी इनकी जो सिद्धांत है उनमें पाई जाने वाले निष्कर्षों की समानता के कारण इनको एक साथ मिला करके हेरोल्ड डॉमर मॉडल आज कहा जाता है। हेरोल्ड का विकास मॉडल क्या है? हेरोल्ड के अनुसार निवेश आय की वृद्धि का फलन है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ता है वैसे वैसे निवेश बढ़ता है और आय के घटने पर निवेश भी घट जाता है। हेरोल्ड ने क्रिन्स के मॉडल को प्रायोगिक बनाने के लिए इसमें त्वरक और गुणक का प्रयोग किया है। उनके अनुसार त्वरक और गुणक जो होते हैं इन दोनों में वैवाहिक संबंध पाया जाता है। इसके बाद हेरोल्ड लिखते हैं कि हेरोल्ड आय में वृद्धि की उस दर का पता लगाना चाहते थे जो कि दीर्घकालीन और स्फीतिक दशाओं से बचा सके। हेरोल्ड का यह मॉडल किन्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विश्लेषण का विस्तार माना जाता है। हेरोल्ड ने अपने सिद्धांत के निवेश को प्रमुख स्थान दिया है और उन्होंने निवेश के दो कार्य बताए हैं। पहला है आय में वृद्धि करना और दूसरा है उत्पादन स्तर में वृद्धि करना। निवेश के कारण आय में होने वाली वृद्धि आय या मांग प्रभाव कहलाती है और उत्पादन स्तर में होने वाली वृद्धि को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला है कि इसमें अपेक्षित बचतें और वास्तविक बचतें बराबर होती हैं। अपेक्षित निवेश और वास्तविक निवेश भी बराबर होता है। उत्पादन का लक्ष्य संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना होता है। मूल्य स्तर और ब्याज की दर जो होती है वो स्थिर होती है। अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। विनियोग की दर उत्पादन तथा आय वृद्धि पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था होती है। पूंजी गुणांक और आय का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है और पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास जो होता है वो नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं हेरोल्ड मॉडल की व्याख्या। तो इसमें हेरोल्ड जो होता है अपनी जो मॉडल है उसकी व्याख्या करते हुए 3 वृद्धि दरों पर चर्चा करते हैं। पहला है अभिष्ट वृद्धि दर या आवश्यक वृद्धि दर, जिसको GW भी कहा जाता है। इससे अभिप्राय उस आवश्यक दर से होती है जिस पर जो उद्यमी होता है वो अपने वस्तुओं को बेचकर यानी उत्पादन जो करता है उसको बेचकर खुश रहता है और संतुष्ट रहता है, तथा निवेश की उसी रेट को वो अपने अगले वस्तु के उत्पादन पर भी प्राप्त करना चाहता है। जब वो अगली बार यानी कि जब वो अगली बार की जो वास्तविक बिक्री होती है उसको भी पहले वाले नियोजित विक्रय निवेश से प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो जो विकास की दर जो होती है, जो दर प्राप्त होती है यहाँ पर, वो ही क्या होती है अगली अवधियों में भी जारी रह जाती है। ये आवश्यक वृद्धि दर होती है। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक या स्वाभाविक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर वह है जो जनसंख्या में वृद्धि और तकनीकी सुधारों के परिणाम स्वरूप किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाए रखती है। इसके बाद है वास्तविक वृद्धि दर GA, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ। इस दर से अभिप्राय किसी समय अवधि में उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से होता है। अब देखते हैं कि चाकूधार संतुलन। चाकूधार संतुलन क्या होता है? इस दशा में जो आवश्यक दर होती है या स्वाभाविक वृद्धि दर होती है या वास्तविक वृद्धि दर होती है, तीनों दर क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं।
तो इस दशा को चाकूधार संतुलन कहा जाता है। हालांकि यह संतुलन प्राप्त कर पाना बहुत कठिन होता है। इसको प्राप्त करने में कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ये संतुलन तब प्राप्त होता है जबकि बचत अनुपात, पूंजी अनुपात, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी स्तर में वृद्धि जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाए। इसमें जो बाधाओं के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है कि अगर GW से ज़्यादा होता है तो फिर मुद्रास्फीति की दशा आ जाती है और चाकूधार संतुलन नहीं बन पाता है। यदि G से ज़्यादा GW हो जाता है तो मुद्रा अपस्फीति की कंडीशन आ जाती है, इसमें भी चाकूधार संतुलन नहीं बनता है। यदि GN GW से ज़्यादा हो जाता है तो भी मुद्रास्फीति होती है। GN से GW अगर ज़्यादा होता है तो अपस्फीति होगी। इस प्रकार से मुद्रास्फीति और अस्फीति की दशाएं ही प्राप्त होती हैं, संतुलन नहीं प्राप्त हो पाता, जिसके कारण चाकूधार संतुलन नहीं बनता और ये उसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। यह तब होता है जब जनसंख्या में वृद्धि ना हो और तकनीकी सुविधाओं और सुधारों का अभाव हो। अब देखते हैं कि हेरोड के मॉडल की आखिर क्या क्या कमियां रही हैं, इसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई। पहला है अवास्तविक मान्यताओं पर निर्भर या आधारित। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता और कीमत स्थिरता जैसी मान्यताओं को लेकर चलता है, जो कि सभी अवास्तविक हैं, इसलिए ये पॉइंट आया इसमें। फिर है कि विकास की आवश्यकता की अवधारणा अस्पष्ट और पूर्ण रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। तीसरा, आय वृद्धि के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि आय में वृद्धि किस कारण से होती है, क्यों की जानी चाहिए। फिर उसके बाद है स्वायत्त निवेश की उपेक्षा, केवल प्रेरित निवेश को महत्व दिया गया है, यानी कि खुद से कोई भी निवेश नहीं करता है अपनी इच्छा से, वो हर बार किसी न किसी से प्रेरित होकर निवेश करता है, जबकि ओरिजिनल मार्केट में ऐसा नहीं पाया जाता है। ओरिजिनल मार्केट में स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश दोनों कंडीशंस जो होती हैं वो मिलती हैं। इसके बाद है कि इन्होंने पूंजी पर अपने सिद्धांत में बहुत ज़्यादा बल दिया है, जबकि अन्य तत्व जो रहते हैं वो भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पूंजी पर बल दिया गया है। अब देखते हैं डॉमर का विकास मॉडल। डॉमर का विकास मॉडल 1947 में अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित किया गया था। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य उन कारकों का पता लगाना होता है जो कि व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव लाते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिरता कौन से बिंदु पर प्राप्त होगी इसका पता लगाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। डोमर ने भी फिर से विकास के दो महत्वपूर्ण कार्य बताए, दोनों में ये सेम है, दोनों विकास को, निवेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और दोनों निवेश के सेम कार्य बताते हैं, आय में वृद्धि करना और उत्पादन में वृद्धि करना। डोमर ने इस मॉडल को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए निवेश की क्या दर होनी चाहिए कि आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता की वृद्धि एक समान बनी रहे। तो उसके बाद ये कहते हैं कि यह भी संभव है कि निवेशों से उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि हो जाए लेकिन आय में वृद्धि ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जिस वस्तु का उत्पादन किया गया उसकी मांग ही ना हो। तो इस प्रकार से जो पूर्ण साधन है उनका उपयोग नहीं हो पाएगा और पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए वास्तविक आय का सृजन होना भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ऐसे विकास की अवस्था का पता लगाने का या निवेश की दर को, ऐसी निवेश की दर को पता लगाने के बारे में बात की जा रही है जिससे कि आय में भी वृद्धि हो सके और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो सके और ये दोनों वृद्धियाँ जो है वो एक समान दरों पर प्राप्त हों। फिर आते हैं डोमर मॉडल की मान्यताएं देखते हैं और व्याख्या देखते हैं। तो इसमें पहला है कि अर्थव्यवस्था का स्तर जो होता है वो प्रारंभिक पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, समायोजन में अंतराल नहीं पाया जाता है, सरकारी हस्तक्षेप और विदेशी सहायता का अभाव पाया जाता है, सामान्य कीमत स्तर जो रहता है वो स्थिर रहता है, औसत और सीमांत बचत प्रवृत्तियाँ समान होती हैं, पूंजी स्टॉक और आय के बीच जो अनुपात होता है वो भी स्थिर पाया जाता है। इसके बाद इनकी मॉडल की व्याख्या। प्रोफेसर डॉमर ने अपने विकास मॉडल में मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है
कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए निवेश दर इतनी होनी चाहिए कि आय व उत्पादन में समान दर से वृद्धि होनी चाहिए। ये हमेशा आय को बढ़ाने की और उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इनके सिद्धांत में ये सबसे मेन पॉइंट है। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका भी यही है कि ये आय और उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस देते हैं। तो उसके बाद डोमर मॉडल की आलोचनाएं क्या हैं? इसमें बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर नहीं होते, जबकि डोमर जो है वो अपने सिद्धांत में कहते हैं कि बचत प्रवृत्तियाँ और पूंजी उत्पादन अनुपात जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। लेकिन दीर्घकाल में जो बचत प्रवृत्ति या जो पूंजी उत्पादन अनुपात होता है वो क्या होता है? वो अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से खुद को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। और जो कि रोजगार और सतत विकास की दिशाओं में परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। फिर सेकंड आ जाता है उत्पत्ति के साधन गतिशील होते हैं। डोमर जो हैं उन्होंने उत्पत्ति के साधनों को अगतिशील माना है, यानी कि उनको जिस साधन के रूप में जितना निश्चित कर दिया जाएगा वो उतने ही रहेंगे, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता। उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्थापित भी किए जा सकते हैं। तीसरा है अव्यवहारिक। यह विकास उस दर की खोज में प्रतिपादित किया गया है जिनसे निवेश की उस मात्रा का पता लगाया जा सके जिससे कि आय और उत्पादन में वृद्धि एक समान हो। किंतु इस सिद्धांत द्वारा विकास दर के संबंध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में उस दर को खोजने की बात तो की पर उससे रिलेटेड और कुछ सुझाव इन्होंने नहीं दिए। फिर आ जाते हैं चौथी मान जो इनकी आलोचनाएं की जाती है वो है कि निवेश की वृद्धि दर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान नहीं दिया गया है, यानी कि आय और जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने के लिए निवेश के अलावा भी कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। फिर उसके बाद है कि विकास की दर पर मूल्य परिवर्तनों के प्रभावों को समझाने में मॉडल असमर्थ है। पूंजी की औसत उत्पादकता ज्ञात कर पाना कठिन होता है। बंद अर्थव्यवस्था की इन्होंने कल्पना की है जो कि अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि आज वर्तमान में देखा जाए तो सभी देश एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर होते हैं। फिर आ जाते हैं कीमत स्तर। तो इन्होंने कीमत स्तर को स्थिर माना है, जबकि कीमतें जो होती हैं वो तो डेली चेंज होते रहती हैं, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं। फिर उसके बाद है कि सरकार की भूमिका की उपेक्षा की है इन्होंने, जबकि किसी भी देश में विकास को बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न ही होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं नियमित विकास का उल्लेख नहीं किया गया इनके सिद्धांत में। इन्होंने सिर्फ बात की कि ऐसे विकास से जिससे कि आय भी बढ़ सके और जो उत्पादन है वो बढ़ सके, लेकिन उस नियमित विकास के बारे में इन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं कि हेरोड और डोमर दोनों की जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े उनके में आखिर क्या क्या समानताएं होती हैं। तो सबसे पहले कि भाई दोनों निवेश को मानते हैं और दोनों के द्वारा निवेश के कार्य सेम बताए गए हैं, ठीक है। दोनों सिद्धांत की जो अधिकतर मान्यताएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हुई होती हैं। पूर्ण रोजगार दोनों सिद्धांतों में पाया जाता है और आय में वृद्धि भी दोनों सिद्धांतों में पाई जाती है। दोनों इसके लिए जोर देते हैं। दोनों विकास मॉडल का यंत्र जो होता है, मुख्य यंत्र जो है वो निवेश है और अंतिम बिंदु जो है वो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि इसमें बंद अर्थव्यवस्था की बात की गई है। दोनों ही सिद्धांतों में, दोनों ही मॉडलों में, चाहे वो हेरोड का हो या डोमर का, दोनों बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। दोनों ही कीमत स्तर में स्थिरता की धारणा रखते हैं। दोनों के द्वारा ही औसत और सीमांत बचत प्रवृत्तियों को एक समान बताया गया है। दोनों ही निवेश वृद्धि से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आय के कार्यकरण पर निर्भर होती है, यह भी दोनों ही सिद्धांतों में कहा गया है। इसके बाद देखते हैं कि हेरोड और डोमर इन दोनों के सिद्धांतों में आखिर असमानताएं क्या हैं। इन दोनों के सिद्धांतों में समानताएं तो हैं पर असमानताएं भी हैं, क्योंकि दोनों का जो सामाजिक बैकग्राउंड रहा वो अलग अलग जगह से रहा और दोनों ने अपना अपना, हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसके कारण अलग अलग जो होती है असमानताएं और चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो इसमें असमानताएं क्या हैं?
प्रोफेसर डोमर इस बात पर ध्यान देते हैं कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उत्पादन को किस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि हैरोल्ड जो हैं वो उद्यमकर्ता को प्रेरित करने के लिए सिर्फ एक विकास दर पर चर्चा करते हैं। डोमर जो हैं वो एक सामान्य विकास की दर के बारे में बात करते हैं, जबकि हैरोल्ड ने 3 दरों का वर्णन किया है। इसके बाद जो है डोमर वो जो उनका मॉडल है उसमें पूंजी संचय और उत्पादन क्षमता के बीच तकनीकी संबंध को बताने की कोशिश की गई थी, ठीक है, जबकि हैरोल्ड जो है वो की मांग में वृद्धि और पूंजी संचय के बीच संबंध को बताते हैं। प्रोफेसर डोमर का मॉडल संतुलित विकास पर आधारित, जबकि हैरोल्ड का जो मॉडल है वो असंतुलन की दशा से संतुलित विकास की ओर जाता है। फिर डोमर ने अपने मॉडल में पूंजी उत्पादन अनुपात, त्वरक और गुणांक के व्युत्क्रम का प्रयोग किया है, जबकि हैरोल्ड ने सिर्फ 2 तत्वों पूंजी उत्पादन अनुपात और त्वरक के सहायता से अपने सिद्धांत को समझाया है। प्रोफेसर डोमर ने व्यापार चक्रों को आर्थिक विकास का अभिन्न अंग माना है, जबकि प्रोफेसर हैरोल्ड जो हैं वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा हैरोल्ड और डोमर का मॉडल और इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जुड़े रहें स्टडी स्केल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।